राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच अलास्का में 15 अगस्त को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ट्रंप और पुतिन की इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। इस शिखर सम्मेलन के जरिए अमेरिका यूक्रेन में युद्ध को रोकना चाहता है, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कह दिया, रूस के साथ किसी भी हाल में जमीन का सौदा नहीं होगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोनबास में कीव के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से यूक्रेनी सैनिकों को वापस बुलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस संभावना को भी खारिज कर दिया कि वो रूस के साथ संभावित भूमि सौदेबाजी का हिस्सा हो सकते हैं। असल में जेलेंस्की अमेरिका और यूरोप से यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद भी आगे जाकर रूस यूक्रेन पर फिर से हमला नहीं करे, और अगर हमला होता है तो अमेरिका और यूरोप सुरक्षा के लिए आगे आए। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ट्रंप की मुलाकात से पहले जेलेंस्की का बयान, रूस को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। रूस के साथ जमीन का सौदा नहीं होगा, हम डोनबास नहीं छोड़ेंगे, जेलेंस्की ने यह बयान दिया है। व्लादिमीर पुतिन ट्रंप से मुलाकात करने के लिए उत्साहित। ट्रंप ने भी बहुत जानबूझकर 15 अगस्त का दिन इस बातचीत के लिए चुना है। रूस से बातचीत कर ट्रंप जताना चाहते हैं कि वो इन मामलों में किसी भी तरीके से हस्तक्षेप या ठीक करा सकते हैं चीज़ें, और 15 अगस्त के जरिए भारत को भी रूस के नज़दीक आने के चलते एक संदेश दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप पुतिन की मुलाकात के पहले जेलेंस्की ने क्या बयान दिया, हम रूस को 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे, रूस के साथ किसी भी हाल में ज़मीन का सौदा नहीं होगा, यूक्रेन डोनबास को नहीं छोड़ेगा, हर कोई मुख्य मुद्दे को भूल जाता है, हमारे क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा है, डोनबास में ज़मीन देने से रूस को यूक्रेन में और भी गहराई तक घुसने का मौका मिलेगा। जेलेंस्की ने रूस के साथ जमीन की अदला बदली के समझौते की संभावना से भी इनकार किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और प्रोफेसर मनोज कुमार फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, इस पूरे हालात में एक अजीब सी सिचुएशन जेलेंस्की के लिए तो है, लेकिन इस बातचीत में बहुत कुछ दांव पर सभी का लगा है। क्या ये लड़ाई रुकेगी उन शर्तों पर जिसे विन विन सिचुएशन कहा जाए? लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी। राजीव जी, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। देखिए, जब 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा तो पूरी दुनिया की नजर जो है अलास्का के एंकोरेज पे होंगी, और इसको मैं विन विन के तौर पे तो बिल्कुल नहीं देख रही हूं, अनलेस कि इसमें जेलेंस्की सीधे तौर पर शामिल हो। उनको अभी तक वहां पर बुलाने का निमंत्रण नहीं दिया गया है। देखिए, ये कोई मुलाकात नहीं है, ये अमेरिका और रूस के जो भू राजनीतिक शतरंज है उसका एक, आप कहेगी तो एक चाल है। और अलास्का का आप देखें तो चयन भी अगर किया गया है तो वो बहुत पहले रशिया ने इस जमीन को अमेरिका को बेचा था, और दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर से कम की दूरी है। और आईसीसी के जो वारंट हैं रशियन प्रेसिडेंट के खिलाफ निकले हुए हैं, तो वो उस सब को भी अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसलिए इन्होंने एक बड़ी शतरंज की मात और चाल के हिसाब से इस जगह को चुना है। जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है, तो बिना अपना हित देखे वो कहीं पे भी शामिल नहीं होते हैं। तो अब इसमें उनका हित क्या सिर्फ नोबेल पीस प्राइज तक ही शामिल है, या इसके अलावा उनको कुछ और इसमें ज्यादा नजर आ रहा है? वो तो लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, भारत के प्रधानमंत्री ने उसकी संभावनाएं खत्म कर दी हैं, संसद में आकर कैटेगोरिकली इनकार करके कि अदर देन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस किसी से कोई बात ही नहीं हुई, और वो मीडिएट कराने की बात कहां से कह रहे हैं? तो नोबेल कमेटी भी देखेगी इन्होंने किया था तो क्या किया था। खैर, आप अपनी बात पर आगे बढ़े लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी जी। देखिए, अभी बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा चली हुई है। जिस तरीके से वो दबाव बना रहे हैं कि एक भू क्षेत्र आप रख लीजिए, कुछ वापस कर दीजिए, तो इस तरह की चीजों पे जेलेंस्की मानने वाले नहीं है, क्योंकि 3.5 साल जो उनके सैनिकों ने कुर्बानी दी है वो कुर्बानी उनकी खत्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो यूरोपियन यूनियन है, वहां के देश भी जो है इस चीज के लिए दबाव बना रहे हैं।
कि इसमें जेलेंस्की को शामिल किया जाए और कोई भी समझौता उनकी मर्जी के बिना ना हो। लेकिन अब रशिया को अगर हम देखें तो रशिया भी इसमें कम नहीं है। इस समय उसने किम जोंग से बात की है, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से बात की, उन्होंने चाइना से बात की, उन्होंने बेलारूस से बात की है। तो वो भी ट्रम्प को ये दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे साथ पूरा एशिया खड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं एक हर कोई अपना पावर गेम जो है इस समय दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे पे हमले तेज कर दिए हैं लगातार। देखिए 91 हमले उन्होंने लगातार एक दूसरे पे किए हैं, जो कि एक तरीके से नेगोशिएशन में अपना पोजीशन स्ट्रांग करने की एक तरीका होता है। लेकिन अगर शांति होती भी है और अगर किसी तरीके से क्षेत्रों का आदान प्रदान होता है तो बहुत अस्थायी शांति रहेगी, क्योंकि जेलेंस्की जो है वो इस बात को एक डेड टॉक ऑलरेडी कह चुके हैं। तो जब उन्होंने ऑलरेडी इस तरह की मंशा जाहिर कर दी है तो मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल में एक अस्थाई सीज फायर के अलावा यहां पर कोई लॉन्ग टर्म पीस आने की संभावना है। ओवर टू यू। मनोज कुमार जी मेरे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़े हैं। मनोज जी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये टॉक्स कुछ और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश है कि वो दुनिया के सभी मामलों में सेंटर पॉइंट बनकर उभर सके। इसके अलावा इस टॉक्स से कुछ हासिल नहीं होने वाला, और इसके अलावा ये टॉक्स केवल मीडिया पब्लिसिटी या हेडलाइंस ही बनकर रह पाएंगी। मनोज जी। देखिए राजीव जी, अब बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ट्रंप पिछले 6 महीने से जिस तरीके से उनके पूरे विश्व राजनीति में आने के पहले से और आने के बाद जो उनका स्टेटमेंट था वो कहीं से सार्थक दिख नहीं रहा। जैसे वो जब उन्होंने ओथ लिया, ओथ लेने के बाद से रसिया और यूक्रेन क्राइसिस पे जो उनका स्टेटमेंट था सीज फायर का, वो कहीं से सफलता नहीं मिली। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें आखिरी समय तक वो बोलते रहे कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, और आखिरी में उनको उतरना पड़ा। इसी प्रकार से आप ऑपरेशन सिंदूर में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से सीज फायर को लेकर उन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक जो गलत नैरेटिव अपने आप को प्रूफ रखा, जिससे ट्रंप तो एक तरीके से मजाक के पात्र बने और अमेरिका जैसे राष्ट्र को भी कहीं ना कहीं एक तरीके से डिमीन होना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि आज जो ट्रंप और पुतिन की जो वार्ता है, ऑब्वियसली कि विदाउट जेलेंस्की ये संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो स्टेक होल्डर है उस मीटिंग का पार्ट नहीं है। दूसरा, अभी आज जिस तरीके से जेलेंस्की ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम ये युद्ध आगे तक चलेगा और हम अपना 1 इंच भी नहीं देंगे, और स्वैपिंग ऑफ लैंड की जो बात ट्रंप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक मीडिया में एक अपना फुटेज लेने के लिए गेन किया जा रहा है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ एज ए मतलब अगर आप पूरे वर्ल्ड का जियो पॉलिटिक्स देखिए तो एक पूरा वर्ल्ड एक नए अलाइनमेंट की तरफ जा रहा है। और अमेरिका ने ट्रंप के आने के 6 महीने के बाद से आप देख सकते हैं कि जो उसका एक रिलेवेंस था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो डिटेरियोरेट कर रहा है, डे बाय डे डिटेरियोरेट कर रहा है। और एक तरफ आप भारत को भी इसमें आप ला के देखिए तो भारत ने जिस तरीके से अपने आप को संयम बरतते हुए डिप्लोमेसी के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के सामने जैसे रखा है, और वो चाहे टैरिफ वाली नीति हो या रसिया यूक्रेन की क्राइसिस पे रसिया के साथ जो एंगेजमेंट हो और इवन यूक्रेन के साथ एंगेजमेंट हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत की जो डिप्लोमेसी है वो विश्व राजनीति में एक तरीके से बड़े ही पॉजिटिव सकारात्मक दिशा में जा रही है। अब इसमें तीसरा बात, जो ट्रंप जिस तरीके से एक तरफा पुतिन के साथ एक तरफ वो बोलते हैं कि वो मेरे मित्र हैं और सबको मित्र बनाते हैं, लेकिन इसके पहले जेलेंस्की के साथ जिस तरीके से पब्लिक मीडिया के सामने जो ह्यूमिलेशन किया था ट्रंप ने जेलेंस्की का, जेलेंस्की को पता है कि इस वार्ता में यूक्रेन को कुछ मिलने वाला है नहीं और यूक्रेन पीछे हटने वाला भी नहीं है। आप एक इसमें और देख सकते हैं कि मुझे लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से जिस प्रकार से अमेरिका को यूरोप ने सपोर्ट किया, शायद आज यूरोप अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है और धीरे धीरे अमेरिका के से अपना समर्थन खींच रहा है। अभी 5 यूरोपियन जो नेशन है, खास करके फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और पोलैंड, इन पांचों ने एक तरीके से यूक्रेन के साथ खड़े होने की सहमति जता दी है, और अमेरिका अगर उसमें शामिल नहीं होता है तो शायद उसके लिए वो लोग खुद से फाइट करेगा। तो मुझे जो दिख रहा है कि आने वाले समय में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूरोप एक अलग स्टैंड लेगा, अमेरिका अलग थलग पड़ते हुए जा रहा है जिस तरीके से ट्रंप की जो गलत नीतियां है, तो इसका नुकसान तो विश्व राजनीति को भुगतना पड़ेगा। साथ साथ जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा ही दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत और अमेरिका का जो एक स्ट्रेटेजिकल संबंध था वो एक तरीके से आप देख सकते हैं पिछले 1 महीने के अंदर 2010 के बाद से जो भारत और अमेरिका के बीच में संबंध नज़दीकी हुई थी, जिसके बाद बराक ओबामा ने भी उसे आगे बढ़ाया, जो बाइडेन भी तमाम तल्खियों के बावजूद उसको आगे बढ़ाते हुए दिखे, उसे रसातल में ले आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी,
अगर मान लीजिए, मैं हाइपोथेटिकल है थोड़ा सा, ये चीज़ें सेटल नहीं होती हैं, हालांकि वो बात जो आपने शुरू की अलास्का चुनने का समय और वो तारीख, वो शायद रूस और भारत को भी एक मैसेज देने का ट्रंप का तरीका है, 15 अगस्त की तारीख और अलास्का। लेकिन अगर व्लादिमीर पुतिन नहीं तैयार होते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया है, मैं बातचीत की मुलाकात के पहले 5 मिनट में समझ जाऊंगा कि होने क्या वाला है। अगर पुतिन तैयार नहीं होते हैं तो फिर क्या होगा? ये मुश्किल डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहीं ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फिर खुद को आइसोलेट कर रहे होंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तो अगर किसी तरीके से मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि ये वार्ता सफल होगी, लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो पूरे विश्व में एक तो ऊर्जा का संकट बढ़ेगा, सप्लाई चेन का संकट बढ़ेगा, और जो डील्स चल रहे हैं बहुत सारी स्पेयर पार्ट्स वगैरह की, तो उससे पूरे विश्व में संकट खड़ा होगा। आप देखिए तो यूरोप ने बहुत सारा पैसा नए तरीके के हथियार बनाने के लिए ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है। इवन रशिया में बहुत ज्यादा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस बनाए जा रहे हैं सेम तरीके से। तो हम विश्व को ले जा कहां रहे हैं? इतना अगर हम लोग समझदार हैं, इतने ज्यादा कूटनीतिक में हम माहिर रखते हैं, राजनीति हमारी बेजोड़ है, तो भी हम विश्व को किस तरफ ढकेल रहे हैं? और ये एक पर्सनल सेटबैक ट्रंप अपने लिए लेंगे। देखिए, वो एक बहुत ही एरोगेंट नेता हैं जो हर चीज को अपनी ईगो पे लेते हैं और पर्सनली लेते हैं। उनके स्टेटमेंट से बहुत क्लियर पता चलता है, जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने भी कहा कि वो किस तरीके से उन्होंने बेइज्जतियां की हैं लोगों की। तो वो एक तरीके से पूरे विश्व के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। और अब इससे और जो हमारे भू सामरिक क्षेत्र है उसमें क्या होगा, अगर ये युद्ध बंद नहीं होता है तो चीन की रूस पे पकड़ मजबूत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रूस को भी चीन का सहयोग चाहिए। फिर आपके जो किम जोंग हैं उनके साथ रशिया की नजदीकियां बहुत बढ़ेंगी। भारत कहीं ना कहीं एक बड़े संकट में आएगा, क्योंकि अब जिस तरीके से हमारे ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो अगर आप शेयर मार्केट को देखें तो बहुत सारे जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने ऑलरेडी अपना पैसा खींचना शुरू कर दिया है मार्केट से। तो एक तरीके से पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक संकट कुछ हद तक मुझे दिखाई देगा, और रिश्तों में जो तलखी है वो बिल्कुल बढ़ेगी भारत के साथ भी। चाहे भारत उनके सामने झुकेगा नहीं, लेकिन लोगों की नौकरियां जाने की बहुत संभावनाएं हैं, इकोनॉमिक रिसेशन आने की बहुत संभावनाएं हैं, रुपया काफी टूटेगा भी। तो इस तरह के बहुत सारे प्रभाव। रुपया, आप सही कह रही हैं, रुपया टूटेगा, लेकिन इससे भी